और इस प्लानिंग में डेरे का कोई आदमी भी शामिल है। डी कोस्टा ने कहा, यही और कौन हो सकता है? नोलक ने सज्जाद की तरफ देखते हुए कहा, क्यों है बजू, वो कौन थे और उनसे क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी? बकवास कर रहे हो तुम, मैं कुछ नहीं जानता। सज्जाद ने जवाब दिया, रहीम बख्श को वापस आ लेने दो, तुमसे तो मैं 1 मिनट में उगलवा लूंगा। नोलक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, वैसे एक बात सुन दो, अगर समीना बीबी को जरा सा नुकसान भी पहुंचा तो मैं तुम्हारे जिस्म की इतनी बोटियां करूंगा कि कोई गिन नहीं सकेगा। इसी दौरान रहीम बख्श वापस आ गया। मैंने फोन पर मुल्ला बशीर पांचगोरी को बता दिया है, वो कुछ देर में यहाँ पहुंच जाएगा। पांचगोरी वो आदमी है जो अपने वफादारों के लिए तो मौत से भी लड़ जाता है, लेकिन गद्दारों को वो कभी माफ नहीं करता। उसने सज्जाद की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। सज्जाद जल्दी से बोल उठा, तुम्हारा शुरू से अब तक यही एक जवाब रहा है। रहीम बख्श ने कहा, अब तो बशीर पानीगोड़ी तुमसे पूछेगा कि बेकसूर कौन है और कसूर किसका है। देखो रहीम बख्श, सज्जाद उसकी तरफ देखते हुए बोला, हम पुराने साथी हैं, 1 साल हो गया है हमें एक साथ रहते हुए। तुम जानते हो इस 1 साल में कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं हमेशा मुल्ला पानीगोरी का वफादार रहा हूँ। तुम जैसे लोगों का ईमान बदलते देर नहीं लगती। रहीम बख्श ने कहा, 1 साल पहले तुम मुंबई में बस्तान दादा के पास थे ना, उसे छोड़कर तुम मुल्ला पानीगोरी के पास आ गए थे। बस्तान दादा के पास तुमने कोई लंबा ही हाथ मारा था, क्योंकि वो तकरीबन 4 महीने तक मुल्ला पानीगोरी के पीछे लगा रहा था कि तुम्हें उसके हवाले कर दिया जाए, मगर मुल्ला पानीगोरी तुम्हें पनाह दे चुका था। इसने किसी कीमत पर भी तुम्हें मस्तान दादा के हवाले नहीं किया, और तुमने उस देगी का ये सिला दिया कि मेहमानों के सामने उसकी इज्जत खाक में मिला दी। और मुल्ला पानीगोरी थोड़ी देर में यहाँ आने वाला है, वो खुद ही तुमसे सब कुछ मालूम कर लेगा। मैं बेकसूर हूँ रहीम बख्श। सज्जाद का रहा, देखो मेरी टांग जख्मी है, खून बह रहा है, इसका कोई अगर थोड़ा सा खून बह भी जाए तो तुम जैसे गेंडे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रहीम बख्श ने कहा, थोड़ी देर और इंतजार कर लो, मुल्ला गोरी आकर ये फैसला करेगा कि इस जख्म पर मरहम लगाया जाए या इस जख्म को और फैलाया जाए। अब भी वक्त है वाजा। मोहम्मद दीन ने सज्जाद की तरफ देखा, सब कुछ बता दो, लड़की को हम बरामद कर लेंगे और मुल्ला पानीगोरी भी, लड़की को तो हम बरामद कर ही लेंगे और मुल्ला पानीगोरी को भी संभाल लेंगे। ये कुछ नहीं बताएगा मोहम्मद दीन। रहीम बख्श ने कहा, तुम गेट पर जाओ, वाला पानीगोरी आने ही वाला होगा। वो मेरी बात सुनते ही गुस्से में आ गया था और फौरन ही रवाना हो गया था। जाता हूँ वाजा, मोहम्मद दीन ने कहा और अपनी राइफल संभाले गेट से निकल गया। तुम लोग मेरे साथ दूसरे कमरे में आ जाओ, अब इसके पास बैठने की जरूरत नहीं। रहीम बख्श ने शारिक वगैरह की तरफ देखते हुए कहा। वो तीनों रहीम बख्श के साथ दूसरे कमरे में आ गए। रहीम बख्श उन्हें छोड़कर कहीं और चला गया और वो तीनों सूरत पर इदारे ख्याल करने लगे। हम यहाँ बिल्कुल अजनबी हैं, किसी को यह भी मालूम नहीं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, फिर वो कौन लोग हो सकते हैं? शारिक ने कहा, ये सारी इसी की साजिश है। नोनके का इशारा सज्जाद की तरफ था, लेकिन समझ में नहीं आता कि इसको हमसे क्या दुश्मनी हो सकती है। हम भी बहुत बोले हैं नौलखे, डी कोस्टे ने कहा, बात दुश्मनी की नहीं, लेकिन मामला अगर किसी खूबसूरत लड़की का हो तो वहाँ किसी दुश्मनी का होना जरूरी नहीं होता। समीना जैसी हसीन लड़कियां बहुत कम नजर आती हैं, उसी को देखकर इसकी नीयत में फुतूर आ गया होगा। थोड़ी देर पहले रहीम बख्श ने बताया था कि ये सज्जाद 1 साल पहले मुंबई के मस्तान दादा के पास था, इसके साथ कोई फ्रॉड करके भागा था और मुल्ला बशीर पानीगोरी ने इसे पनाह दी थी। मुझे तो लगता है कि वो भी एक ड्रामा ही था। इस किस्म के लोग बड़े लंबे मंसूबे बनाया करते हैं। मस्तान दादा कौन है? इस मर्तबा शारिक ने पूछा। मुंबई का सोने का बहुत बड़ा स्मगलर है, डी कोस्टा ने जवाब दिया। कुछ अर्सा पहले तक तो वो सिर्फ सोने की स्मगलिंग किया करता था, लेकिन फिर सुना था कि हीरोइन का पैसा भी उसके मुंह को लग गया था। खरीज की रियासतों से जितना सोना वो स्मगल करता है, उतना इस खित्ते के साथ स्मगलर मिलकर भी नहीं करते होंगे। तुम लोग इस लाइन में नए नए आए हो, आहिस्ता आहिस्ता सब के बारे में जान जाओगे कि कौन क्या करता है। हम मेरी बात समझ में आ रही है, शारिक ने कहा। तुम ये कहना चाहते हो कि एक बाकायदा मंसूबे के तहत मुंबई के मस्तान दादा का गिरोह छोड़ कर आया था और मुल्ला बशीर पानीगोरी के गिरोह में बैज इसलिए शामिल हुआ था कि इसका एतमाद हासिल करने के बाद इसके राज बस्तान दादा को पहुंचाता रहे। मेरा मतलब बिल्कुल यही था, डी कोस्टा ने कहा। अब तो ये मुल्ला बशीर पानीगोरी को ही पता होगा कई से 1 साल के अरसे में इस गैंडे की वजह से उसे कोई नुकसान उठाना पड़ा है या नहीं। एक और बात मेरे ذहन में आ रही है, नौलखे ने कहा। जिस रोज हम लोग आए थे उसके अगले ही रोज कोस्ट गार्ड वाले हमारे बारे में मालूम करने आए थे, जिन्हें रहीम बख्श ने भगा दिया था और मुल्ला बशीर पानीगोरी से उनकी शिकायत भी की थी और उन्हें उसी रोल मुदादमा से बरतरफ कर दिया था। उससे एक बात तो यह जाहिर होती है कि इस मुल्ला बशीर पानीगोरी के ताल्लुकात बहुत हैं, और दूसरी बात जो मेरे ذहन में आती है वो ये है कि क्या ये मुमकिन नहीं कि इन्होंने मुल्ला पानीगोरी से इंतकाम लेने के लिए ये सब कुछ किया हो। इन्होंने किसी तरह सज्जाद को अपने साथ बिला लिया हो और कहा हो कि अगर हम लोग यहाँ छुपे हुए हों तो उन्हें इतला दे दे। मेरे ذहन में ये शुबा इसलिए भी उभरता है कि सज्जाद आज दिन भर डेरे से गायब रहा था।
मुमकिन है इसने उन लोगों से मिलकर प्रोग्राम बनाया हो और जेडी वाले हिस्से की बत्तियां भी इसी ने बुझाई हो। हालांकि वो बत्तियां रात भर जलती रहती हैं। हो सकता है ये बात भी हो। बी कोस्टा ने पैरू बदलते हुए कहा, बहरहाल हकीकत क्या है कि रमुल्ला पानीगोरी के आने के बाद ही पता चलेगा, वो सब कुछ मालूम कर लेगा। वो बातें कर ही रहे थे कि हवेली के अंदर 2-3 गाड़ियां रुकने की आवाज सुनाई थी। वो तीनों उठकर दरवाजे में आ गए। एक मर्सिडीज कार थी और उसके साथ आगे और पीछे 2 जीपें थी। हर जीप में 4-4 गनमैन बैठे हुए थे। वो तीनों वहीं खड़े गाड़ियों की तरफ देखते रहे। इस वक्त रात के 2 बजे थे और इस वक्त मुल्ला पानीगोरी की आमद का मतलब ये था कि उसने इस मामले को बहुत ज्यादा अहमियत दी थी। मर्सिडीज कार का दरवाजा खुला और मुल्ला बशीर पानीगोरी बरामद हुआ। उसने वैसा ही लिबास पहन रखा था, लंबा सा चोगा, सर पर से रेशमी रुमाल और हाथ में तस्बीह। उसने कार से उतरकर उन लोगों की तरफ सरसरी अंदाज में देखा, फिर अपने मखसूस कमरे में चला गया। रहीम बख्श भी उसके साथ ही कमरे में गया था। वो तीनों बरामदे में खड़े इंतजार करते रहे। करीबन आधे घंटे बाद रहीम बख्श कमरे से बाहर आया और उसने उनकी तरफ देखते हुए इशारा किया। वो तीनों उसके साथ कमरे में दाखिल हो गए। मुल्ला बशीर पानीगोरी मखसूस अंदाज में दाव तकिए से तेक लगाए बैठा था। उसके दाएं हाथ में तस्बीह थी और तस्बीह के दाने मुसलसल चल रहे थे। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा संजीदगी थी। उसने उन तीनों को बैठने का इशारा किया तो वो उसके सामने कालीन पर बैठ गए। ये जो कुछ भी हुआ है मुझे इसका बहुत अफसोस है, मुल्ला पानीगोरी ने कहा। इससे हम बलोचों की रवायत को न सिर्फ शदीद धचका पहुंचा है बल्कि मेरे एतबार को भी ठेस पहुंचाई गई है। हम बलोच तो मेहमानों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। हमारा कोई जानी दुश्मन भी मेहमान बनकर तो हम अपनी रवायात के मुताबिक अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी खिदमत करते हैं। लेकिन यहाँ जो कुछ भी हुआ उससे अगरचे मेरा या मेरे आदमियों का कोई दखल नहीं, लेकिन मुझे इस पर बहुत शर्मिंदगी है। आप लोग जानते हैं कि जहाँ मुख्तलिफ लोग गिरोह की सूरत में काम कर रहे हो उनमें एक आध काली भीड़ भी घुस ही आती है। यहाँ भी मामला कुछ ऐसा ही हुआ है। अभी पता चल जाएगा कि किस्सा क्या है। मगर 9 लका भाई, पहले तुम बताओ क्या हुआ था। मोहलका उसे सूरत-ए-हाल से आगाह करने लगा। आखिर में वो कह रहा था, जब मैंने ये कहा कि इस गाड़ी के नंबर से उन लोगों के बारे में मालूम किया जा सकता है और फिर मैं नंबर देखने के लिए झुका तो सज्जाद ने राइफल के बट से मुझ पर हमला कर दिया। वो तो किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया और फिर उसने भागने की कोशिश की थी, लेकिन राइफल मेरे हाथ में आ गई और मैंने गोली चला दी जो उसकी टांग में लगी और वो जख्मी होकर गिर पड़ा। मैं उसे लेकर लॉन्च पर आ गया। हमसे भला इसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। ये तो आपके खिलाफ साजिश है, आपको बदनाम करने के लिए, और ये आज दिन में गायब भी रहा था। मुझे तो शक ये है कि ये साजिश इसने दिन के वक्त किसी के साथ मिलकर तैयार की थी। ग्याडी के एरिया में रात को बत्तियां जलती रहती हैं, लेकिन आज वो बत्तियां भी बुझी हुई थी। ये कहाँ गया था रहीम बख्श? मुल्ला पानीगोरी ने पूछा। ये तो बोल कर गया था इसे शहर से अपनी कुछ चीजें लानी है, रहीम बख्श ने जवाब दिया। और जेटी की बत्तियां कैसे बुझी हुई थी? मुल्ला पानीगोरी ने पूछा। बाजी है वाजा, मैं और मोहम्मद दीन 2-3 दिन से मुसलसल जागते रहे थे। आज हमने सजाद की ड्यूटी लगा दी थी। मैं और मोहम्मद दीन अपने कमरे में जाकर सो गए थे। फिर चीखों की आवाज सुनकर मेरी आंख खुली थी। इस तरह तो शक उसी पर जाता है। पानीगोरी उठते हुए बोला। तो चलो जरा उससे मालूम तो करते हैं। वो तीनों भी उठ गए। वो लोग कमरे से निकलकर बरामदे में चलते हुए उस कमरे की तरफ चलने लगे जहां सज्जाद को रखा गया था। बरामदे के सामने गाड़ियों के करीब मुल्ला पानीगोरी के गन मैन खड़े थे। वो लोग कमरे में दाखिल हो गए। सज्जाद बंधा हुआ फर्श पर पड़ा था। मुल्ला पानीगोरी को देखकर उसके चेहरे का रंग धुआं हो गया। सुना तुम जख्मी हो गए हो, क्या वजह है सज्जाद? किसने गोली मारी है तुम्हें? उसका नाम तो बताओ। अभी देखो तुम्हारे सामने उसके टुकड़े करता हूँ। मुल्ला बशीर पानीगोरी ने सज्जाद की तरफ देखते हुए हमदर्दाना और नर्म लहजे में कहा, किस में इतनी हिम्मत है कि हमारे ही इलाके में हमारे ही आदमी को गोली मार दें? मुल्ला बशीर पानीगोरी के चेहरे पर नरमी और लहजे में हमदर्दी पाकर सज्जाद के चेहरे पर कुछ रौनक सी आ गई। वो हिम्मत पाकर नूनक की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये है वो वाजा, इसने मुझे गोली मारी थी। इसने तो मुझे कत्ल करना चाहा था, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। क्यों वाजा? 9 लखा। मुल्ला बशीर पानीगोरी 9 लखा की तरफ घूम गया। क्या तुमको पता नहीं था कि ये मेरा आदमी है? वाजा पानीगोरी, अभी तो आप 9 लखा हल्का कर रह गया। शारक और डी कोस्टा की चेनों पर भी हवाइयां सी उड़ने लगी। क्या तुम्हें पता नहीं था कि 1 साल पहले जब यह मुंबई के मस्तान दादा के पास भागकर आया था तो मैंने इसे पनाह दी थी, और मैं जिसको पनाह देता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि बदतरीन दुश्मन भी इसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि जब से ये सज्जाद मेरे पास आया है मैं 3 मरतबा भारी नुकसान उठा चुका हूँ, और 2 मरतबा मेरी लांचें पकड़ी गई, और तीसरी मरतबा मुंबई में मेरे गोदाम पर छापा मारकर मेरे लाखों का माल पकड़ा गया। क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं इसकी सारी हरकतों को नजरअंदाज करता रहा था और इसे डील दे रखी थी? और शारक वगैरह की चेलों की रंगत एतदाल पर आने लगी। उन्हें समझने में देर न लगी कि वह सज्जाद के जराइम गिनवा रहा था और उसे बावर करवा रहा था कि वो इसकी हरकतों से कभी बेखबर नहीं रहा था। उसके बरक्स सज्जाद के चेहरे पर एक बार फिर खौफ के साए उभरने लगे थे।
वो वैसे ज्यादा सी नजरों से मुल्ला बशीर पानीगोरी की तरफ देख रहा था। वाजा पानीगोरी बदस्तूर नरम लहजे में कह रहा था, जब पहली मर्तबा समंदर में माल से भरी हुई बहरी लांच पकड़ी गई थी तो मैं इसे महज एक इत्तफाक समझा था, लेकिन इसके 1 महीने बाद जब दूसरी लांच पकड़ी गई तो मुझे शुभ हुआ कि मुखबरी की गई है। मैं सोचे बगैर नहीं रह सका था कि मेरे आदमियों में ऐसा कौन हो सकता है जो मेरे खिलाफ मुखबरी करने की जुर्रत कर सकता हो। मुझे इस शख्स पर शुबा था। मैंने यह बात इसके कानों में डाल दी थी कि 2 दिन बाद मेरा माल मुंबई के गोदाम में पहुंचने वाला है और मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक 3 दिन बाद गोदाम पर छापा पड़ा। पुलिस को मां से कुछ नहीं मिला था, लेकिन मैंने इसके सामने ये बताया कि मेरा लाखों का माल पकड़ा गया है। इसने अफसोस का इजहार किया, लेकिन इसकी आंखों में खुशी की चमक मैंने देख ली थी। अगर ये बेलेशुबे की तस्दीक हो गई थी कि वो मुखबर यही है, मगर मैंने इस पर जाहिर नहीं होने दिया। ये तकरीबन 15 दिन पहले की बात है। मैं इसे एक और मौका देना चाहता था। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, 3-4 दिन पहले मैंने इसे बताया कि पाकिस्तान की एक पार्टी के कुछ आदमी मेरे पास आए हुए हैं और उससे अगले रोज ही कोस्ट गार्ड के 2 आदमी चेकिंग के लिए यहाँ भी पहुंच गए। रहीम बख्श ने मुझे इतला दी तो मैंने उन्हें नौकरी ही से निकलवा दिया। सजाद के बारे में मेरा ख्याल था कि ये तुम लोगों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ कुछ साजिश करेगा, लेकिन इसने शायद कुछ और सोचा था। मुझे मालूम है इस लड़की को कौन उठाकर ले गया होगा और मैं 1-1.5 घंटे में उसे बरामद कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसकी जबान से सुनना चाहता हूँ कि लड़की कहाँ है। वो सज्जाद की तरफ घूम गया। क्यों वाजा सज्जाद? इस मर्तबा उसकी ऊँटों से निकलने वाली आवाज शाम की फुनकार से मुशाबे थी। खुद बताओगे वो लड़की कहाँ है या मैं अपने आदमियों से कुछ कहूँ? मैं कुछ नहीं जानता। सज्जाद कांप उठा। नहीं का लफ्ज मैंने कभी नहीं सुना। मुल्ला पानीगोरी फुनकारा। वो ना मैं रहीम बख्श। मुल्ला बशीर पानीगोरी ने उसकी बात काटते हुए रहीम बख्श की तरफ देखा। हम दूसरे कमरे में बैठे हैं, इसे 5 मिनट में मालूम करो कि लड़की कहाँ है। अगर तुम चाहो तो बाहर से किसी को मदद करके बुला सकती हो और मोहम्मद दीन वाले तुम हम लोगों को चाय तो पिलाओ। मुल्ला बशीर पानीगोरी शारक वगैरह को लेकर अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद ही सज्जाद की चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। तकरीबन 15 मिनट गुजर गए। मोहम्मद दीन कहवा लेकर आ गया, लेकिन रहीम बख्श ने अभी तक आकर रिपोर्ट नहीं दी थी। वो तो चाय पी रहे थे कि रहीम बख्श आ गया। क्या बोला उसने? मुल्ला बशीर पानीगोरी ने सवारियां निगाहों से उसकी तरफ देखा। लड़की को सलमान और उसके साथी उठाकर ले गए हैं, रहीम बख्श ने बताया। सलमान कौन? मुल्ला बशीर पानीगोरी ने पूछा। पोस्ट उदाड़ का वो आदमी जो यहाँ आया था और जिसे आपके कहने पर नौकरी से निकाल दिया गया था, रहीम बख्श ने बताया। मुझे पहले ही शुबा था, मुल्ला पानीगोरी बोला। वो लोग शायद लड़की को अपने बैग में के अफसरों के सामने पेश करके ये बात साबित करना चाहते हैं कि मैंने अपने डेरे में गैर मुल्कियों की बुजुर्गी के बारे में झूठ बोला था। वो मुझे झूठा साबित करना चाहते हैं। लड़की को कहाँ लेकर गए हैं? मुंशद के डेरे पर, रहीम बख्श ने बताया। 3-4 आदमियों को लेकर जाओ और लड़की को ले आओ। उनके कितने भी आदमी मरते हैं, मर जाने दो। मैं सुबह से पहले पहले लड़की को यहाँ देखना चाहता हूँ, मुल्ला बशीर पानीगोरी ने कहा। सजाद का क्या करें बाजा? रहीम बख्श ने पूछा। मुल्ला बशीर पानीगोरी ने मुंह से जवाब देने की बजाय बाएं हाथ के अंगूठे से डीजे की तरफ इशारा कर दिया। ठीक है बाजा, समझ गया, रहीम बख्श ने कहा। वाजा फिर आप इजाजत दो तो मैं इसके साथ चला जाऊं, 9 लखे ने कहा। मुल्ला बशीर पानीगोरी चलने में कुछ सोचता रहा, फिर उसने 9 लखे को उनके साथ जाने की इजाजत दे दी। 9 लखा रहीम बख्श के साथ उस कमरे में आ गया जहां वो लोग सज्जाद को छोड़कर गए थे। इस वक्त सज्जाद को देखकर 9 लखा तो कांप ही उठा। उसके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां से खून बह ना रहा हो। फर्ज भी दूर दूर तक खून से तर हो रहा था। सज्जाद मरा नहीं था, जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। मगर वो होश में था। आहट सुनकर उसने आंखें खोल दी, लेकिन उसकी आंखें फौरन ही बंद हो गई। रहीम बख्श ने 2 आदमियों को बाहर से बुलवाया। वो भी स्याह लिबास पहने हुए थे और उनके सरों पर भी रवायती अंदाज में स्याह रुमाल बंधे हुए थे। इसको उठाकर जीप में डालो और एक बड़ी रस्सी भी ले लो। मौला दाद और दादू से कह दो वो भी जीप में बैठ जाएं। तुम लोग भी जीप में बैठो और अपना असला पास ही रखना, रहीम बख्श ने कहा। वो दोनों जख्म से चूर सज्जाद को उठाकर एक जीप की तरफ ले गए। उनमें से एक का नाम मौला बख्श था और दूसरे को रहीम बख्श ने तुर्बती के नाम से मुखातिब किया था। रहीम बख्श की अपने पास भी एक ऑटोमेटिक राइफल मौजूद थी, जिसमें एक मैगजीन तो फिट था और एक फादल मैगजीन उसके साथ डोरी से बंधा हुआ था। वो एक कमरे से जाकर एक और राइफल ले आया, उसके साथ भी 2 मैगजीन थे। राइफल चलाना जानते हो ना वाजा? 9 लखा, उसने दूसरी राइफल 9 लख की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जिंदगी में यही सब कुछ तो सीखा है वाजा। 9 लखा उसे राइफल लेकर चेक करने लगा। वो सब लोग एक जीप पर सवार हो गए। जीप के पिछले हिस्से में 2 सीटें आमने सामने थी। मौला बख्श और दादू एक सीट पर बैठे थे और तुर्बती और मौला दाद सामने वाली सीट पर। उन चारों के पास उसी किस्म की ऑटोमेटिक राइफलें थी। उनके दरमियान फर्श पर सज्जाद पड़ा था। उसके जिस्म को बार बार हल्के हल्के झटके लग रहे थे। रहीम बख्श ड्राइविंग सीट पर बैठा था और 9 लखा उसके साथ वाली सीट पर। जीप स्टार्ट होकर हवेली के गेट से निकली। कुछ देर तक पुख्ता सड़क पर दौड़ती रही, फिर सड़क छोड़ दी थी।
अब जीप रेगिस्तान में दौड़ रही थी। रेत सफ्टी और हेडलैम्प्स की रोशनी में झाड़ियां बकसरत नजर आ रही थी। जीप तकरीबन 1.5 मील तक वीराने में दौड़ती रही और फिर एक जगह रुक गई। हेडलैम्प्स की रोशनी में टीला नुमा छोटी छोटी चट्टानें नजर आ रही थी। सन्नाटे में शोर की आवाज सुनकर नौलखा को अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उन चट्टानों की दूसरी तरफ समंदर था, जिसकी लहरें चट्टानों से टकरा रही थी। रहीम बख्श की हिदायत पर दादू और तुलबती ने जख्मी सजाद को जीप से उतारकर जमीन पर डाल दिया। मोरादाद एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया, जिसे रस्सी की मदद से सजाद के सीने पर बांध दिया गया और फिर तुलबती और दादू सजाद को उठाकर चट्टानों की तरफ ले गए। वो कुछ देर तक हेडलैम्प्स की रोशनी में नजर आते रहे, फिर चट्टानों के पीछे गायब हो गए। 10 मिनट बाद वो खाली हाथ वापस आए। नौलखा को समझने में देर न लगी कि वो लोग सजाद को समंदर में फेंक आए थे। तुर्बती और दादू ने कुछ रेत उठाकर जीप के फर्श पर डाल दी, जहां सजाद के जिस्म से बहने वाला खून बिखरा हुआ था। वो लोग जीप पर बैठ गए और जीप एक बार फिर हरकत में आ गई। इस मर्तबा जीप का रुख मुखालिफ सिमत में था। जब वो लोग हवेली से रवाना हुए थे तो 3 बजे थे। जीप तकरीबन 1.5 घंटे तक तेज रफ्तारी से दौड़ती रही। पिछली सीट पर बैठे हुए दादू वगैरह बलूची जबान में बातें करते रहे, जबकि अगली सीट पर बैठा नौलखा हेडलैम्प्स की रोशनी में खामोशी से सामने देखता रहा। दाईं तरफ बहुत दूर कहीं झिल मिलाती हुई सी रोशनियां दिखाई दे रही थी, मगर उनके रास्ते में वीराने के सिवा कुछ नहीं था। दफादन रहीम बख्श ने जीप की तमाम बत्तियां बुझा दी। नौलखा एकदम उछल पड़ा। रोशनियां बंद कर देने के बावजूद जीप की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया था। यह कोई बाकायदा रास्ता नहीं था। जीप किसी अंधे के खड्ड में भी गिर सकती थी, लेकिन रहीम बख्श तकरीबन 15 मिनट तक जीप को उसी रफ्तार से दौड़ाता रहा और फिर जब उसने रफ्तार कम की तो नौलखा के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। जीप अब दुलान पर थी, लेकिन उसकी रफ्तार बतदरीज कम हो रही थी। रहीम बख्श शायद उस दुलान की वजह से मुतात हो गया था। तकरीबन 2 मील का फासला मजीद तय हो जाने के बाद जीप की रफ्तार मजीद कम हो गई। सामने बहुत दूर किसी कदर दाईं तरफ टिमटिमाती हुई एक रोशनी नजर आ रही थी। लगता था जैसे किसी ऊंची जगह कोई बल्ब लगाया गया हो। रहीम बख्श ने पीछे मुड़कर देखे बगैर दादू से मुखातिब होकर कहा। उसने भी जवाब में कुछ कहा और रहीम बख्श ने जीप बाईं तरफ मोड़ दी। उस तरफ कुछ ही आगे जाकर कद आदम झाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया। झाड़ियों में काफी अंदर जाने के बाद रहीम बख्श ने जीप रोक ली और इंजन बंद कर दिया। इंजन बंद होते वो सब लोग नीचे उतर आए और झाड़ियों में एक तरफ चलने लगे। नौनका रहीम बख्श के साथ साथ चल रहा था। झाड़ियां कांटेदार थी। नौनके के हाथों पर 1-2 जगह खराशी भी आई थी, जिनमें जलन सी होने लगी थी। तकरीबन 1 मील तक झाड़ियों में चलते वो दाईं तरफ मुड़ गए। अब वो उस रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे जो लम्हा बलम्हा करीब आती हुई महसूस हो रही थी। नौनका को समझने में देर न लगी कि यही वो जगह थी जहां उन्हें छापामार कार्रवाई करना थी और दालमर उसी जगह को रहीम बख्श ने बुलशेफ के डेरे का नाम दिया था। तकरीबन 20 मील तक चलते रहने के बाद वो एक जगह रुक गए। अब वो इमारत भी नजर आ रही थी जिस पर बल्ब जल रहा था। उसके अताव में ऊंची 4 दीवारी थी और दासरे का गेट गालबन दूसरी तरफ था। नौलखा के अंदाजे के मुताबिक वो इमारत वहां से तकरीबन 200 गज दूर थी। वो सब लोग रुक कर बलोची जबान में आपस में मशवरा करने लगे। नौलखा खामोश खड़ा तारीकी में इधर उधर घूरता रहा। उनकी बातों का एक लफ्ज भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो तकरीबन 5 मिनट तक आपस में मशवरे करते रहे और फिर आगे चल पड़े। अब वो मुताद अंदाज में चल रहे थे। उन सब ने राइफ ने तान रखी थी जिन्हें किसी भी लम्हे इस्तेमाल किया जा सकता था। मोनक ने बहुत सी ऐसी फिल्में देखी थी जिनमें चंद फौजी कमांडोज किसी खास मिशन पर रवाना होते हैं। इस वक्त नौलखा भी अपने आप को किसी ऐसे ही मिशन का एक हिस्सा समझ रहा था और हकीकत भी ये थी कि एक कमांडो ऑपरेशन ही था जिसमें जान जाने का खतरा भी था। मोनक अपने आप में अजब सी सेंसरी महसूस कर रहा था। अपने मुल्क में रहते उसका कई मरतबा पुलिस से मुकाबला हुआ था। मुखालिफ पार्टियों से महाजराई होती रहती थी, लेकिन ऐसी सनसनी उसने कभी महसूस नहीं की थी। उसकी वजह गालिबन ये थी कि ये अजनबी मुल्क था, अजनबी लोग थे। तकरीबन 100 गज का फासला तय करने के बाद वो एक बार फिर रुक गए। अब अभी झाड़ियों को छिदरी हो गई थी और वैसे भी अब आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत थी, क्योंकि वो लोग भी गैर मुतात नहीं होंगे। दादू, मौला बख्श बोला। रहीम बख्श ने सरगोशी की। तुम दोनों उस तरफ जाओ और दीवार के साथ घूमकर दूसरी तरफ से ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। मोरादाद और तुर्बती, तुम दोनों सामने से दीवार पर चढ़ोगे, लेकिन तुम दोनों के दरमियान कम अज कम 15 फुट का फासला होना चाहिए। तुम लोग उस वक्त तक फायर नहीं करोगे जब तक किसी और तरफ से फायर ना हो। और नौनखा, तुम मेरे साथ आओ। वो जालू रहीम बख्श की हदायत के मुताबिक बदाई हुई सिमतों में चल दिए, जबकि नौनखा रहीम बख्श के साथ दाएं तरफ चलने लगा। झाड़ियां बहुत ही छिदरी हो गई थी और अंदेशा था कि तारीकी होने के बावजूद किसी की नजरों में ना आ जाए। दीवार के करीब पहुंचकर वो रुक गए और फिर उसके साथ चिपक कर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। रहीम बख्श आगे था और उसके 4 कदम के फासले पर नौलखा। दीवार के मोड़ पर पहुंचकर वो एक बार फिर रुक गए। रहीम बख्श ने झांक कर दूसरी तरफ देखा और फिर नौलखे को इशारा करता हुआ दूसरी तरफ मुड़ गया।
तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।